उसमें एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट है। यानी इस मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। आप देखिएगा, मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं। इसमें जहां तक आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ये एसेट अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है और ये रेवेन्यू अकाउंट है, राइट ना। यानी मॉडर्न अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच, अकाउंट इज क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। तो पूरी वीडियोस में हमें इसके बारे में सीखना है और इसके बारे में समझना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फिर और भी वीडियोस हमारे आने वाले हैं जिसमें मैं जनरल एंट्री आपको प्रॉपर वे में सिखाऊंगा। फिलहाल इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, मैं आगे चलता हूं एक एक करके। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एसेट्स अकाउंट के बारे में समझना पड़ेगा। और देखिए मेरे सामने एसेट्स अकाउंट आ चुका है। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा इंटरप्शन होगा, आपको देखना। देखिएगा आपके डिस्प्ले पे, आप देखो एसेट अकाउंट खुल के आ चुका है जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आखिर एसेट अकाउंट क्या है। जैसा नंबर 1 हमने दिया, एक एक करके वन बाय वन हम लोग एक एक अकाउंट को देखेंगे। देखिए एसेट अकाउंट में हमने लिखा है, अगर आपको प्रॉपर डिफिनीशन समझना है एसेट अकाउंट का, तो आपको ना मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बाय राहुल सिंह। उसमें आप जाके आप सर्च कर सकते हो, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके समझ सकते हो कि आखिर एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। यहाँ पे जो मेरी क्लास है वो उसमें मैं एसेट नहीं बताऊंगा आखिर होता क्या है ना। एसेट के बारे में हम दूसरे वाले वीडियोस में ऑलरेडी कर रखे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा। और यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैं जहाँ तक बोलना चाहता हूँ कि देखो एसेट अकाउंट की जब बात करेंगे ना, तो देखो सबसे पहले एसेट अकाउंट का रूल क्या होता है मैं समझाना चाहता हूँ कि एसेट में क्या क्या आ सकता है। आपने पढ़ा था कि करेंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है जिसको नॉन करेंट एसेट के नाम से भी जानते हैं, टेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है, राइट ना, यू नो वेरी वेल। तो देखो एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर हो सकता है, गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकते हैं। जितने भी मैंने एसेट्स लिखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एसेट सिर्फ यही होगा, बहुत सारे एसेट्स है। और इसमें जो हमने एग्जांपल्स लिया है, करेंट एसेट भी है, जैसे मैंने स्टॉक का एग्जांपल लिया वो करेंट एसेट है, लैंड बिल्डिंग लिया वो हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट है, डेटर भी हमारा करेंट एसेट है, गुडविल पेटेंट जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट, ये सॉरी टेंजिबल एसेट आप बोलते हो गुडविल और पेटेंट को, है ना। प्लांटेज मशीनरी हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट है। देखो एक्चुअली में इसका रूल क्या है, अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज करेगा ना साहब, तो आप उसको क्या करना, डेबिट करना, और कोई भी एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो आप क्रेडिट करना। सीधी सी बात है, आपके एसेट की वैल्यू में इंक्रीजमेंट होगा तो आप डेबिट करोगे, अगर रिड्यूसमेंट होगा यानी डिक्रीज होगा तो आप उसको क्रेडिट करिएगा। जैसे देखो ये तो प्रिंसिपल है बच्चे, आपको ना ये समझना पड़ेगा कि अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। हालांकि मैं इसकी जर्नल एंट्री भी बताऊंगा। फिलहाल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि कोई स्टॉक है 50,000 का है। देखिए मैंने 50,000 ऑलरेडी लिख रखा है। देखिएगा इस वाली चीजों को समझिएगा आप, ये स्टॉक कितने का है, 50,000 का है, और ये स्टॉक कितने का है, 40,000 का, ये 40,000 का है। अब मुझे बताओ इस स्टॉक में, इस स्टॉक क्या है, एसेट्स है ना। सबसे पहले तो पकड़ना पड़ेगा कि आखिर ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है, या और कुछ है, एसेट्स है ना। अब एसेट्स देखो पहले 50,000 की थी, अब 40,000 का हो गया। इट मीन्स कहने का मतलब मैं ये कहूंगा कि ये 40,000 से रिड्यूस कर गया है इसकी वैल्यू। और मैंने अभी बताया देखो, जब एसेट्स रिड्यूस करेगा यानी देखो एसेट्स जो है ना, यहाँ पे आप मार्क करना, ये स्टॉक डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए ऐसे सिचुएशन होगा तो स्टॉक की वैल्यू क्रेडिट होगी, और विच अमाउंट से, तो 10,000 से, राइट ना। ना तो 50 लेंगे ना 40 लेंगे, आखिर कितने से बढ़ा है और कितने से घटा है, बात उसकी करनी है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 होगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। देखिएगा बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान देना जरा। बिल्डिंग की वैल्यू है फर्स्ट में 20 lakhs का, और कोई बिल्डिंग की वैल्यू 30 lakhs हो गई। सपोज मैं 10 लाख का कोई बिल्डिंग परचेज कर लिया होगा, तो अब 30 आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग की वैल्यू 20 lakhs थी और ये आज के डेट में 30 lakhs हो चुके हैं।
इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें इंक्रीजमेंट हो गया। तो अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या होना चाहिए, डेबिट। तो इस केस में बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से, यानी 10,000 मैं गलत बोल दिया, 10 लाख है, 10 लाख मुझे बोलना चाहिए। तो 10 लाख से अगर इंक्रीज कर चुका है तो 10 लाख वैल्यू क्या होगा, डेबिट होगा। फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि देखिएगा इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केसेस में एसेट था, स्टॉक वाले केसेस में तो घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो मैंने क्रेडिट किया, और यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हमने क्या किया, डेबिट किया। ठीक उसी तरीके से एसेट्स का तो काम हो चुका है। अब मैं फिर से आगे चलना चाहता हूँ, और आगे जो है वो नेक्स्ट जो है ना मैं करना चाहूंगा। देखो मैं इसको यहाँ लाता हूँ, आप ध्यान से समझना जरा। लो मैं इसको ना बड़ा कर देता हूँ, थोड़ी सी परेशानी तो होती है इस प्रकार की कामों को करने में, मगर हम लोगों को समझना पड़ेगा। शायद आपको दिख रहा होगा बड़े अच्छे से, यहाँ पे हमने लिखा है लायबिलिटी अकाउंट, आप देख लो। सेकेंड अकाउंट का नाम हो गया लायबिलिटी अकाउंट, राइट ना। अब लायबिलिटी मीनिंग मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, मीनिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। देखो लायबिलिटी में क्या क्या आ सकते हैं, क्रेडिटर जिसे आप सप्लायर बोलते हो, आपने लोन किसी से लिया जिसको आप कर्ज बोलते हो ना, लायबिलिटी को कर्ज ही तो बोलते हो। तो क्रेडिटर है, सप्लायर है, वो कर्ज है आपका, लोन है, बोरोइंग है, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है। ये ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटीज। अब देखो क्या है, एसेट्स का जस्ट उल्टा लायबिलिटीज होता है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। और अब एक एग्जांपल इसके बेसिस पे भी ले लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। मैंने कहा देखो मैं इसको ना इंक्रीज वाले को क्रेडिट किया हूँ और डिक्रीज वाले को डेबिट किया हूँ। तो देखो क्रेडिटर की वैल्यू है, क्रेडिटर की क्या वैल्यू है मेरे दोस्त, क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ पे 50,000 है, एक क्रेडिटर की वैल्यू 40,000 है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि पहले क्रेडिटर 50,000 के थे, आज के डेट में क्रेडिटर 40,000 के आ गए। इट मीन्स क्या है कि क्रेडिटर की वैल्यू घट रही है, तो क्या होना चाहिए, देखो डिक्रीज हुआ है तो डेबिट हमने लिखा ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखो डिक्रीज हुआ तो मैंने क्या किया था, डेबिट किया था ना। यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, 10,000 से क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो लोन है, लोन कितना है, 50,000 का है, 5 लाख का है, 50,000 नहीं है, 5 लाख है। देखिएगा फिर से समझना पड़ेगा, 5 लाख का लोन है, और आज के डेट में लोन 8 लाख हो गया। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये लोन मैंने किसी बैंक से लिया होगा, और मैंने जब लिया तो 5 लाख का था, और आज के डेट में 8 लाख का हो चुका, यानी 3 लाख का लोन हमने और ले लिया बैंक से। यही हो सकता है ना इसका मीनिंग। तो देखो निश्चित रूप से है कि ये लोन की जो वैल्यू है वो 3 लाख से बढ़ चुकी है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी मेरे दोस्त तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूं आगे नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट जो होगा वो क्या है वो आपके सामने आ जाएगा। देखो देखो फिर से ये पेज निकल के आ चुका है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं, और देख एक सेकंड वेट करिएगा, मैं बड़ा कर लेता हूं इसको, उसके बाद देखना जरा। देखिएगा अब आपको क्या दिख रहा है, तीसरा, यानी तीसरा अकाउंट जो है मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे वो है कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल कैपिटल अकाउंट है ना। तो कैपिटल का क्या होगा, कैपिटल तो पता ही है कि अगर एक दोज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में पैसे को लगाया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं ना। देखना जरा आगे चलता हूं मैं, तो कैपिटल की एक कहानी है। और अगर कैपिटल इंक्रीज करेगा ना भाई, देखिएगा दो ही चीजें सब चीज में, एक इंक्रीज डिक्रीज, चाहे एसेट से लायबिलिटी है। तो कैपिटल में अगर इंक्रीज करेगा ना मेरे दोस्त तो वो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। ठीक उसी प्रकार से ये हो रहा है जिस प्रकार से हमारा लायबिलिटीज का केस चल रहा था। अब फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। देखो कोई कैपिटल 5 लाख का है, आज के डेट में कैपिटल 7 लाख का हो गया। इसका मतलब है कि 2 लाख का क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज कर जाएगा तो 2 लाख से ये कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। यानी 2 लाख रुपए से इस कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट ना। कैपिटल की बात ये है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल तो वो डेबिट हो जाता, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। अब आगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब चौथे कॉन्सेप्ट पे, ये थोड़ा सा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे ही आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करना, जनरल एंट्री पास करना बहुत ही आसान होता है ये। हालांकि इसको 5 भाग में अकाउंट को बांटा है तो लगता है कि यार ये ज्यादा है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग 3 भागों में बांटा था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो वो लगता था कि वो आसान है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये आसान है, ये 5 होने के बावजूद भी आसान है मेरे दोस्त। उसके बाद 4th वाला एग्जाम्पल हमने लिया है
ये जो अकाउंट है, एग्जाम्पल तो मैंने पीछे लिया, एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ लिया है, इसकी बात हम करेंगे अभी। फिलहाल अभी जो है वो एक्सपेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस अकाउंट आपको पता है खर्चे वाली बात की जाएगी, जैसे रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, वेजेज हो सकता है। और आप पहले भी जानते हो रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेस लिखा है, ये एक्सपेंस है। रेंट लिखे या रेंट पेड, सैलरी लिखे या सैलरी पेड, कमीशन लिखा जाए या कमीशन पेड, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस। अब देखो एक्सपेंस ना इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, जाहिर सी बात है। और एक बात बताता हूं आपको, जो एसेट्स अकाउंट होता है और जो एक्सपेंस होता है, दोनों का ना थीम एक जैसा होता है, दोनों एक जैसे हैं। एसेट्स भी इंक्रीज करता था तो आप देखो डेबिट होता था, यहाँ पर एक्सपेंस भी इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो रहा है। वहां पे एसेट्स डिक्रीज करता था तो क्रेडिट होता था ना, यहाँ पर भी देखो एक्सपेंस डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब होता है कि एसेट, एक्सपेंस और जो एक्सपेंस अकाउंट है वो एक जैसा काम करता है। ये गोल्डन रूल है मेरे भाई, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या एग्जांपल लिया, मैं थोड़ा सा नहीं इसको बढ़ाता हूं। देखिएगा रेंट है, रेंट कितने का है मेरे भैया, रेंट है मेरा 10,000 का, और आज के डेट में रेंट है 15,000 का। इस दोनों चीजों को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ये ना 5,000 से क्या हो रहा है, ये 5,000 से इंक्रीज कर गया। तो अगर एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। आपने समझा। फिर दूसरी तरफ देखो कमीशन 10,000 का था, और आज के डेट में जो कमीशन है वो कितना हो गया, 8,000 का। 18 नहीं है, 8,000 है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये 2,000 से ना इसकी वैल्यू घट गई, यानी पहले कमीशन जो हम पेड करते थे वो 10,000 था, और आज के डेट में ये 8,000 है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि इसके कमीशन है जो, यानी कंपनी का एक्सपेंस है, वो 2,000 से रिड्यूस कर गया, डिक्रीज कर गया। तो अगर एक्सपेंस, इफ एक्सपेंस रिड्यूस देन इट विल बी क्रेडिट, जैसा कि आप देख रहे हो। ये तो कहानी थी एक्सपेंस की। फिर आगे चलते हैं, अब कहानी आगे बढ़ेगी हमारी, और आगे की जो कहानी है वो लास्ट है। और लास्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट आप वेट करिएगा जरा, मैं इसको इधर से हटा लूं, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट तो फील कर रहे होंगे आप। एक सेकंड, देखिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, और ये 5वां अकाउंट है, 5th अकाउंट, जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट के नाम से जानते हैं। देखिएगा जैसा दिख रहा होगा आपके पास, क्या है ना दोस्त, रेवेन्यू अकाउंट की बात अब करनी है। लास्ट मैंने एसेट बता दिया, लायबिलिटी बता दिया, कैपिटल बता दिया, एक्सपेंस बता दिया। अब रेवेन्यू की बात, रेवेन्यू मीन्स इनकम। और जैसे सैलरी रिसीव्ड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है, और सेल्स हो सकता है। यानी जिस एक्टिविटी को, जिस बिजनेस एक्टिविटी को करने से हमारे पास पैसे आते हैं, उसे हम रेवेन्यू बोला करते हैं। जनरली बेसिक अकाउंटिंग टर्म आप देख लेना, फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता एक ही वीडियो को बार बार रिपीट करना। यहाँ पे मुद्दा मेरा है गोल्डन रूल को सिखाना, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सिखाना, और हम लोग इस चीजों को सीख रहे हैं। जैसे देखो अगर रेवेन्यू इंक्रीज करेगा ना मेरे दोस्तों, मैंने लिख रखा हूँ क्रेडिट है, और डिक्रीज अगर होगा तो डेबिट होगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, सेल्स मान लो कि 2 लाख का आज के डेट में ना सेल्स कितना हो गया, 3 लाख का। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको शायद दिखेगा। देखो यहाँ पे ना मैंने क्या लिखा, सेल्स 2 लाख का है और आज के डेट में सेल्स 3 लाख का है। तो 1 लाख रुपए से सेल्स बढ़ चुकी है, तो ऐसे केसेस में सेल्स यानी रेवेन्यू है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद है सैलरी रिसीव्ड है ना, तो सैलरी रिसीव्ड भी हमारा क्या है, रेवेन्यू ही तो है। 50,000 पहले से थे और आज के डेट में सैलरी रिसीव्ड जो वो हमारा 30,000 का है। अब मुझे बताओ कि ये सैलरी रिसीव्ड है वो डिक्रीज कर गया ना, इसका मतलब है कि रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और रेवेन्यू हमारा डिक्रीज करेगा मेरे दोस्त तो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। नहीं, डेबिट ही तो होना चाहिए ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, डेबिट होना चाहिए, राइट। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। और ओवरऑल कंक्लूजन मैं ये निकाल सकता हूँ इसमें से, हम लोग समझ सकते हैं कि देखिएगा जो एसेट्स एक्सपेंस होता है ना, जैसे एसेट और एक्सपेंस होता है, एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट होता है ना, वो दोनों अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और रिड्यूस करेगा तो क्रेडिट होगा। यानी एसेट और एक्सपेंस का रूल एक जैसा है। और बचे 3 हमारे, जैसे कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया और लायबिलिटी, ये तीनों अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा और रिड्यूस यानी डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। यही कॉन्सेप्ट था। एसेट एक्सपेंस एक तरफ रखना, मतलब एक जैसा रूल है, और बचे 3 यानी कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी, तीनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। टाटा बाय बाय।